ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को मिला के नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनाई। वी वर ट्रीटेड लाइक सेकंड सिटीजन्स इन आवर ओन कंट्री। ये फीलिंग के साथ बांग्लादेश 1971 में फाउंडर ऑफ द नेशन को गोली मार दी गई 1975 में। अब क्या हो गया, 2007 में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी बांग्लादेश में जिसको -2 सरकार बोला जाता है। इट इज़ वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड बांग्लादेश। जो डीप स्टेट है ये कहीं सामने नहीं आती। एक सोची साची समझ के साथ ये पूरी कार्रवाई की। एक वर्ड जनवरी 2024 से शेख हसीना के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है इन ए मैनर कि ये डिक्टेटर है। पर ये सब तब शुरू हुआ जब रिजर्वेशन ऑलरेडी 5% कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जो मांग थी वो पूरी। रिजर्वेशन सिर्फ जो फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं या उनके नाती पोते हैं उनको दी जाएगी। तारिक रहमान 2007 से लंदन में रह रहा है और उसको जो शय दी जा रही है वो ISI की तरफ से। उनको कहा गया डिक्टेटर। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में भी यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। तो एक सिमिलर पैटर्न है। एक पहले नैरेटिव बनना स्टार्ट होता है, उस नैरेटिव में कुछ लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं और बाकी एनवायरनमेंट उसको ऐसी शक्ल देता है कि कॉमन आदमी विश्वास करने लग जाता है। और जब ये 15 जुलाई के दंगे हुए जिसमें बहुत सारे छात्र मारे गए, तो जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया था कि ये एक डिक्टेटर हैं, अथॉरिटेरियन हैं, उस पे मोहर लग गई। नमस्कार, दर्शना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जब पड़ोसी अस्थिर हो तो जाहिर सी बात है चिंता होती है। और जिस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं, जैसी तस्वीरें, जैसे वीडियो आ रहे हैं, वो तस्वीरें, वो वीडियो डरा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत की क्या भूमिका है, भारत को किस तरह से देखा जाता है इस पूरे राजनीतिक उथल पुथल में? जो कुछ भी हुआ बांग्लादेश में, शेख हसीना भारत में हैं, भारत में उन्होंने फिलहाल शरण ली हुई है और अब एक डेवलपमेंट हुआ है कि जो कार्यकारी सरकार है वहाँ की, उसके जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। जी हाँ, उन्होंने खुद फोन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ उनसे कहा कि आप अपने देश में स्थिरता लाइए, साथ ही साथ वहाँ के हिंदुओं और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा कीजिए। इससे पहले आपको याद होगा 15 अगस्त के दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश के लिए सब कुछ कहा था। अब ये कहा जा रहा है कि भारत की भूमिका एकदम अलग तरीके की है। लेकिन बांग्लादेश की हिस्ट्री क्या है? बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसको भारत ने ही बनाया है। क्या वो इस स्थिति में है कि भारत को आंख दिखा पाए? वहां के हिंदुओं के हालात जो है उसमें क्या भारत कुछ कर सकता है? क्या भारत इंटरवीन करेगा? इन सब सवालों के जवाब आज आपको इस शो में मिलेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं एयर मार्शल संजीव कपूर। संजीव कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आप फोर्सेस पे रहे, रिटायर हुए हैं, आपने ऐसे हालात बहुत बार देखे जो अनस्टेबल रहे, ऐसी चीज़ें हुई। पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक पीसफुल कंट्री था। कम से कम हम वहाँ से उम्मीद करते थे कि शांतिपूर्ण देश है। लेकिन अब जो वहाँ हालात बने हैं वो चिंताजनक है। भारत के लिहाज से देखें तो कितना बड़ा खतरा, कितनी बड़ी चिंता की बात है? मेरे हिसाब से हर स्थिति के लिए उसकी बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं कि आजकल रीप्ले होता है, तो जो ट्रैजेक्टरी है बॉल की वो बताती है आपको कि ये LBW है कि नहीं। उसकी किस दिशा से वो गेंद आ रही है, कहाँ टप्पा खा रही है, वो दिशा बताएगी। तो मेरे अनुमान से कि ये जो 2024 में हो रहा है बांग्लादेश के लिए, इसकी बैकग्राउंड 1960s में जाती है, बिफोर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 1966 में जब ईस्ट पाकिस्तान था, इन्होंने अपने हक की लड़ाई मांगी, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान जूट, कॉटन और चाय यहाँ से ले जाके निर्यात करता था और इन लोगों को कुछ मिलता नहीं था। इन्होंने 1966 से लेकर 1970 तक प्रदर्शन किए, जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, कि हमारे को हमारे हक की लड़ाई दी जाए। और अगर मेरे को तिथि याद है तो 7 दिसंबर 1970 को पहले ऐसे इलेक्शन हुए जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को मिला के नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनाई गई। और उस समय शेख मुजीबुर रहमान ने 166 सीटें जीती, जबकि मुस्लिम लीग पार्टी जो वहाँ की पाकिस्तान की थी उनकी सिर्फ 62 सीटें आई। हाँ। और उनको पद नहीं दिया गया। इस भाव से कि हम एक सेकंड रेट सिटीज़न हैं हमारे देश के,
बंगालियों में एक ऐसी फीलिंग आई वहाँ के पूर्वी के कि हम इनसे अलग होना चाहते हैं, एंड दैट क्रिएटेड ये जो फीलिंग है कि हम वी वर ट्रीटेड लाइक सेकंड सिटीजन्स इन आवर ओन कंट्री, ये फीलिंग के साथ बांग्लादेश 1971 में बना। उथल पुथल रही, जैसे आपको मालूम है कि फाउंडर ऑफ द नेशन को गोली मार दी गई 1975 में। उनकी डॉटर जो उस समय घर पे नहीं थी, शेख हसीना, वो अब वापस आई और 2009 से कंटिन्यूसली शी इज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर। बट 2007 एक ऐसा पीरियड था, या उससे थोड़ा पहले, जब आर्मी रूल आया जनरल ज़िया के समय में, उस समय से आर्मी का दबदबा और बढ़ गया इस देश में। अब क्या हो गया, 2007 में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी बांग्लादेश में, जिसको -2 सरकार बोला जाता था। -2 सरकार, -2 का ये मतलब था कि इन दो बेगमों के अलावा, दैट इज खालिदा जिया एंड हसीना, शेख हसीना के अलावा जो सरकार बनानी है वो मंजूर है, बट ये -2 अच्छा, होनी चाहिए। मतलब ये दोनों नहीं होनी नहीं चाहिए, होने कोई भी चाहिए, होना तीसरा चाहिए। होगा वो चलेगा। बट जो कॉमन आदमी था उसके प्रति जो भाव जगाया गया कि हमारे जो फाउंडर हैं, जो फादर ऑफ द नेशन हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उनके प्रति हम इंडेटेड रहेंगे। और इसी एक ऑफशूट में जिन्होंने संघर्ष में भाग लिया था, उनके बच्चों के लिए, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए एक परसेंटेज कोटा रखा गया सरकारी नौकरियों में, रिजर्वेशन रखा गया। एक ऐसी स्थिति आ गई थी 2018 में कि 52% रिजर्वेशन बांग्लादेश के सरकारी कामों में, जिसमें से 30% जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बच्चों के लिए और बाकी 26% और लोगों के लिए थी। ये एक ऐसा विकल्प बन गया था यंग लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कि हमारा तो कोई भविष्य ही नहीं है। तो वो बच्चे सड़कों पे उतरने शुरू हुए थे 2018 में। 2018 से ये गतिविधि स्टार्ट हुई, जबकि शेख हसीना ने वो ऑर्डर नल एंड वॉइड कर दिया और वो रिजर्वेशन जो 30% थी, वो घटा के 5% कर दी। अभी तक 2009 से लेके और 2018 तक पे जो बांग्लादेश की प्रगति हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। बिल्कुल सही बात है। सारी इंडस्ट्री, इट इज़ वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड टुडे, बांग्लादेश। The footwear industry has cropped up there. The jute and the tea exports have picked up in that country. Large number of infrastructural projects have come up, and the economy is really doing well. The Bangladeshi taka, which a common man takes as a benchmark, is thrice as better than Pakistani rupee. A nation from where they detached in 71 से अभी बांग्लादेश की इकोनॉमी कितना अच्छा कर रही है बनिस्बत। इसीलिए मार्शल कपूर, इसीलिए सवाल उठा कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो किसको परेशानी थी? कौन चाहता था कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी आए? अब आपने एक नाम लिया था मिस्टर यूनुस का। मिस्टर यूनुस की बैकग्राउंड ऐसी है कि वो 1965 में ढाका से पढ़ के अमेरिका अपनी पीएचडी करने गए। 10 साल 1965 से लेके 1975 तक वो यूएस में रहे, और उनकी सोच और जो उनकी आइडियोलॉजी थी इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। वो सब वहाँ से लेके जब शेख मुजीबुर रहमान की डेथ हुई 1975 में, तब ये लोग वापस आए बांग्लादेश। और उन्होंने 1984 में, अगर मेरी याद ठीक है, तो ग्रामीण बैंक उन्होंने स्टार्ट किया। यस, वही उनकी उपलब्धि मानी जाती है और उनको एक नोबेल प्राइज दिया गया 2006 में। बट ये उनके अगेंस्ट बहुत सारे करप्शन चार्जेस रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी मनी साइफन ऑफ की है, और वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने यूएस में की है। यूनुस ने, जब से शेख हसीना वो बनी थी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जाके शरण ली अमेरिका में। उनकी नज़दीकियाँ क्लिंटन फैमिली से, उनकी नज़दीकियाँ जो डीप स्टेट मानी जाती है अमेरिका में, मिस्टर सोरोस और उनके एसोसिएटेड रॉकफेलर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ ब्लैक रॉक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको मालूम है। सर, मैं आपको एक मिनट, आपको डीप स्टेट के बारे में अगर
इन डेप्थ जानकारी चाहिए, अगर आपको जानना है कि डीप स्टेट वाकई है क्या, किस तरह से काम करता है और किस तरह से बिना दिखे ये देशों में अस्थिरता फैला देता है, तो इसके लिए हम सर के साथ एक और एपिसोड करेंगे। तो आप लोग हर एपिसोड बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप कंटिन्यू करिए सर। तो जो डीप स्टेट है ये कहीं सामने नहीं आते। सरकार किसी की भी होगी, सिस्टम इनका चलेगा। तो ये एक सोची साजी समझ के साथ ये पूरी कार्रवाई की गई। अगर आप क्लोजली देखें तो जैन 2024 में अभी जनरल इलेक्शंस हुए। समवेयर अराउंड लास्ट ईयर एक अक्टूबर के आसपास एक अमेरिका में मीटिंग होती है जिसमें ये सारी एजेंसीज बैठती हैं। उसमें मिस्टर यूनिस भी थे, अमेरिकन एजेंसीज के भी लोग थे। एंड उसके थोड़े दिन बाद ये सूचना आती है, घोषणा आती है कि कोई भी ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेश की चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। हाँ। उसके बाद जितना दुनिया का मीडिया है, जितना रेगुलेटेड एजेंसीज हैं, उन सब ने कहना स्टार्ट कर दिया कि जो जनवरी 2024 के इलेक्शन हुए हैं वो रिग्ड थे एंड ये डिक्टेटर हैं। सो एक वर्ड जनवरी 2024 से शेख हसीना के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है इन ए मैनर कि ये डिक्टेटर हैं, ये अथॉरिटेरियन रूल की हैं और जो भी कार्य करती हैं ये किसी की नहीं सुनती हैं। तो ऐसा नैरेटिव जनवरी 24 से बनना स्टार्ट हुआ। अब हम बढ़ते रहते हैं। 1 जुलाई 2024 को अनएक्सपेक्टेडली प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं ढाका यूनिवर्सिटी से। एक स्टूडेंट मूवमेंट है SDM, स्टूडेंट्स फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट। उसके छात्रों ने ये प्रदर्शनकारी कार्य करना स्टार्ट किया। 1 जुलाई से लेकर प्रदर्शन शुरू होते हैं और 15 जुलाई को पहली बारी शेख हसीना की एफिलेटेड जो स्टूडेंट बॉडी है उनकी और प्रदर्शनकारियों की ढाका यूनिवर्सिटी में भिड़ंत होती है। अच्छा सर, ये सब तब शुरू हुआ जब रिजर्वेशन ऑलरेडी 5% कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, जो मांग थी वो पूरी हो गई। इसमें एक नया मोड़ ये आया कि हाई कोर्ट ने वो जो स्टे लगाई थी उसको नल एंड वॉइड कर दिया। तो दोबारा प्रदर्शन शुरू हो गए कि फिर से 30% हो रहा है, जो कि फिर शेख हसीना ने इंटरवीन करके बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं। ये माना गया था मई के महीने में कि शायद ये ऑर्डर पास करने से जो ऐसी फीलिंग है छात्रों में कि रिजर्वेशन सिर्फ जो फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं या उनके नाती पोते हैं उनको दी जाएगी, बट ये हट गया। जुलाई से ये स्कर्मिश होनी स्टार्ट हुई एंड एक जो डीप स्टेट के साथ जो पढ़ने में आ रहा है कि जुडिशरी, आर्मी, जमात इस्लामी जो बांग्लादेश की हार्डलाइनर पार्टी है जिसकी एफिलिएशन बांग्लादेश नेशनल पार्टी से है। अब जानने वाली ये बात है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो लीडर हैं खालिदा जिया वो इम्प्रिजन्ड हैं बिकॉज इन दोनों बेगमों की बनती नहीं है, तो वो जेल में थी। उनका बेटा तारिक रहमान 2007 से लंदन में रह रहा है और उसको जो शय दी जा रही है वो ISI की तरफ से दी जा रही है। सर यहाँ पे एक सवाल, तारिक रहमान के साथ राहुल गांधी की मुलाकात हुई, ये बांग्लादेश के एक पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर वो डिनाई करेंगे तो मैं सबूत दे दूंगा, और आज तक इस मामले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया, कोई डिनायल नहीं आया। ये मुलाकात आखिर क्या है, क्यों हुई? और जब आपने कहा कि खालिदा जिया के लिए एक शब्द बार बार बनाया गया, उनको कहा गया डिक्टेटर, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में भी यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। तो यही एजेंडा है, मैं उस पर दोबारा थोड़ी देर में आता हूँ कि जो अनरेस्ट का पैटर्न है, चाहे आप श्रीलंका में देखें, चाहे आप म्यांमार में देखें, चाहे आप पाकिस्तान में देखें, चाहे आप बांग्लादेश में देखें, और कुछ साल पहले अगर आप नेपाल में देखें, ये सिमिलर पैटर्न है। एक सिमिलर पैटर्न है। एक पहले नैरेटिव बनना स्टार्ट होता है, उस नैरेटिव में कुछ लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं और बाकी एनवायरनमेंट उसको ऐसी शक्ल देता है कि कॉमन आदमी विश्वास करने लग जाता है कि शायद जो हो रहा है और जो बताया जा रहा है वो ठीक है। तो ये जो नैरेटिव हुआ 2000, और जो हमारे को पढ़ने को आया कि ये जो आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, वो
is married to the second cousin of Of Sheikh 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 Hasina, Hasina. हाँ. The family. So she never expected के the army chief whom she appointed, ये इनके साथ जब ऐसी स्थिति आएगी तो 15 जुलाई के बाद हालात बांग्लादेश में ज़्यादा खराब होने शुरू हुए। अच्छा, ये भी था कि भारत की तरफ से शेख हसीना को कहा गया था कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, ये लेकिन ऐसा सुनने उन्होंने में आया है, ऐसे कंफर्म तो जानकारी नहीं है, बट ऐसा सुनने में आया है कि उनको वार्न किया गया था। बट भारत के जो संबंध हैं, बट शी ट्रस्टेड कि मेरे रिश्तेदार मेरे हैं, रिश्तेदार, हाँ। एंड सिमिलर स्टोरी मुजीबर रहमान के लिए भी जाती है कि जब 1973-74 में ऐसा कहा जाता है, उनको भी वार्न किया गया था कि आप ही के लोग आप ही के खिलाफ बगावत करने वाले हैं। बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने तो मेरे साथ फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया है, तो ये मेरे अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ 50 साल बाद ऐसा फिर से दोहराया गया है, जहाँ पे उनको, मैं जहाँ पढ़ रहा था कि उनको सिर्फ 45 मिनट का समय दिया गया था। अच्छा सर, ये भी कहा गया कि मुजीबुर रहमान के टाइम भारत ने जो वहाँ पहुँचा तो लेट पहुँचे थे कमांडोज, आधा घंटा लेट हो गए थे, तो वहाँ पे वो हादसा हो गया। इस बार क्या आर्मी को डर था, एक आर्मी के ऊपर भारत का प्रेशर था कि शेख हसीना को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो भारत कोई एक्शन ले सकता है, इसीलिए नहीं। एक ये रीजन था कि वहां से उनको सुरक्षित भेजना ही भेजना था? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं उसमें नहीं हूँ। भारत इसमें कहीं नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं। भारत इसलिए थैंकफुल है शेख हसीना का, मेरी सोच से, कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है, जो उल्फा और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वहाँ पे पनाह ली हुई थी, वो 2009 के बाद से धीरे धीरे ख़त्म होने। ये लोग शांति के लिए भारत सरकार के साथ आके बैठे और इन्होंने टेबल पे बैठ के बहुत सारे एग्रीमेंट किए हैं और अपने आर्म्स और वो सरेंडर किए हैं। ये इसी कारण हो पाया है कि वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो गांवों के एक्सचेंज हुए, जो बहुत सारे ऐसे, जब मैं बंगाल गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो भारत में लगते हैं, जिनका रास्ता बंगाल से होके जाता है, फिर वो भारत के एरिया में आ जाते हैं। वो एक्सचेंज जो हुआ वो भी शायद इसीलिए हो पाया क्योंकि शेख हसीना थी और भारत के संबंध अच्छे थे, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत सारी समस्याएं थी जो कि शेख हसीना सरकार के साथ, और भारत ने उनकी बहुत मदद की, उनके पोर्ट्स के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ब्रिजेस के लिए। कई एक्सपर्टीज़ हमने शेयर की उनके साथ, कई जगह हमने उनकी हेल्प की है, कई जगह हमने गाइडेंस किया है। तो दैट वे एज ए नेबर, हमारी नेबर वाली पॉलिसी है भारत की, तो उसके प्रति भारत ने बांग्लादेश की बहुत मदद की पिछले 15 साल में। तो ये एक रोड़ा या खटकने वाली चीज़ थी ऑपोजिशन के लिए कि तो वो इस चीज़ को लेके दोहराते रहे। और जब ये 15 जुलाई के दंगे हुए जिसमें बहुत सारे छात्र मारे गए, तो जो नरेटिव उन्होंने बिल्ड किया था कि ये एक डिक्टेटर हैं, अथॉरिटेरियन हैं, उस पे मोहर लग गई। तो 15 जुलाई के बाद से वहाँ पे इतना भड़का मच गया। जो एक स्टूडेंट यूनियन रिजर्वेशन के ऊपर बात स्टार्ट हुई थी, एंडेड अप बाय एंड ऑफ जुलाई और 2 और 3 अगस्त टू अ रीज़न कि हमारे को और कोई मांग नहीं है, वी वांट हर आउट। वो हुआ, वो आउट हो गई। शेख हसीना को हटाना मकसद था, शेख हसीना हट गई। रिजर्वेशन की बात थी, वो पहले ही खत्म हो चुका था। तो ये समझ में आया कि कट्टरपंथी लोगों ने इस आंदोलन को अलग रूप दिया, लेकिन उसके बाद वहाँ जो हिंदू हैं, वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उनका इस आरक्षण के आंदोलन से क्या लेना देना, उनकी उसमें क्या भूमिका, ये सब ऐसा नहीं लगता कि डिजाइन किया गया और उसके बाद टारगेट किया गया हिंदुओं को? ये एक मॉब मेंटेलिटी जब सेट होती है, जब लोग सड़कों पे उतरते हैं और बसें और गाड़ियां जलाना शुरू करते हैं, जब वो खिड़कियां और दरवाजे तोड़ने लगते नहीं हैं। सर, लेकिन स्पेसिफिक टारगेट हिंदुओं को करना, उस टाइम पे एक ऐसी मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की है, और ये हर उन देशों में होता है जहाँ पे ये माइनॉरिटीज़ हैं। जब ऐसी कोई घटना घटती है किसी भी ओकेशन में, तो किसी सबसे भी पहले टारगेट किया जाता है। बिकॉज अगर आप हिस्ट्री देखें तो जब 1971 में बांग्लादेश बना तो 30% हिंदू थे। आज वो मात्र 7% आज मात्र 7% रह गए हैं। अब 7% हिंदुओं की आवाज़ धीरे धीरे दबती जा रही है। एंड ये जो भारत ने जो CAA या ऐसे नियम निकाले हैं, ये इस दिशा में एक स्टेप है कि
जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास कुछ साधन जो होना चाहिए। रिलीजन के आधार पर आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनको कोई जगह मिलनी चाहिए आके रहने के लिए। अब जो हालात इस वक्त हैं उसमें जो मेरा सवाल पहले था मैं वही सवाल एक बार फिर करूंगी। राहुल गांधी की तारिक रहमान बीएनपी के नेता से मुलाकात, खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात, इस खबर को आप किस तरह से देखती हैं? और जो रोड मैप है, जो चीज़ें बांग्लादेश में हुई, वही कुछ तरीके यहाँ पे 2024 के इलेक्शन से पहले हमने देखा लगातार एक नैरेटिव चलाया जाता, कहा जाता है, तो क्या वो भारत में रिपीट करने की कोशिश हो सकती है? जो कट्टरवादी ताकतें हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हों, चाहे वो बांग्लादेश से हों, क्योंकि आईएसआई ने सपोर्ट किया बांग्लादेश में ये सब होने में, ऐसी खबरें भी हैं। अमेरिका ने कहा था शेख हसीना को कि आपको नवंबर तक अपना पद छोड़ देना, अगर आपने नहीं छोड़ा तो फिर आपको उसके अंजाम भुगतना होगा। ये सारी खबरें भी हैं, तो इसको आप भारत से किस तरह से रिलेट हो करके देखते हैं या नहीं देखते हैं? और ये मुलाकात आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसके बारे में निजी तौर से नहीं जानता इस मुलाकात के, मैंने पढ़ा ज़रूर था, बट मैंने उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस मीटिंग की। बट ये ज़रूर है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जो जमात है और जो आईएसआई हैं, इसके लिंक्स और जो एसोसिएशन है, एफिलिएशन है, ये बहुत सालों से हम पढ़ते आए हैं और जानकारी पाए हैं। अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि एक आपकी मशीन फर्स्ट क्लास चल रही है, उसको आपने चलती मशीन को रोक दिया है। अब इनकी जो मांग थी तो 5 अगस्त को पूरी हो गई, उनको 45 मिनट का समय दिया गया, वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देके और सेफ पैसेज से उनको उस देश से निकाल दिया। अब वहाँ पे इंटरिम आर्मी चीफ ने थोड़े दिन टेक ओवर किया। अब वो अमेरिका से ला के 84 साल के मिस्टर यूनिस को ला के वहाँ अच्छा, उन्हीं को क्यों बनाया? क्योंकि अमेरिका अपना वर्चस्व रखना चाहता है, हाँ, अपना upper hand चाहता है? ये अगर आपने खालिदा जिया सॉरी, अगर आपने शेख हसीना की जो निकलने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी हैं या कमेंट्स दिए हैं, और निकलने से पहले भी उन्होंने वो बोला था कि एक ऐसा आइलैंड हमसे वाइट मैन मांग रहे थे, और वो सेंट मार्टिन आइलैंड है, वहाँ पे वो अपना एक एयर स्ट्रिप बना के एक बेस बनाने गए। एंड उससे ज़्यादा बात जो मेरे को उनकी स्टेटमेंट से आई, उसमें लिखा था कि दे वांट टू कार्व आउट अ क्रिश्चियन कंट्री covering the northern parts of Myanmar, southern parts of Bangladesh, and some portions from other countries. That, of course, could be ours. So, उस area में the plan was to carve out another country or another region specific to Christianity. So, this was another thing which was mentioned. And she has been indicating from quite some time. और अगर आप देखें तो शेख हसीना थोड़े दिन पहले चीन गई थी। चीन की विजिट एक दिन पहले कट शॉर्ट करके शी हैज़ कम बैक टू बांग्लादेश। इट नेवर हैपन्स दैट ए हेड ऑफ द स्टेट गोइंग टू मीट अनदर हेड ऑफ द स्टेट्स एंड लीव्स द स्टेट विजिट हाफ वे एंड कम्स बैक। तो उसका जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा गया था कि शी वॉज नॉट गिवन द करेक्ट प्रोटोकॉल, शी वॉज नॉट प्रोवाइडेड द करेक्ट कर्टसीज, and certain financial packages which were assured before this visit in the back-end meetings was not fulfilled. So these were a few other reasons plus that so I think so all these indicate कि ground already बनना शुरू हो चुका था, and she had to cut short her visit and come back to. She came to India also in June 2024. She met PM. And she was assured of all possible help. So, right from infrastructure to laying of power cables to helping in ports, dredging, educational institutions, colleges, IT setup, service industries, setting up of factories. So, India has been helping them. तो उसी भाव से भारत ने उनको फिर से ये बोला। सर, इस रीजन में क्या आप भारत को सबसे बड़ा प्लेयर देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद फ़ोन किया है। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि एक बच्चा कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चिल्लाता रहता है। अब उसको वो चीज़ मिल गई, अब वो चीज़ उसके हाथ में आ गई है, बट वो भारी है। अब उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे कैसे काम लूँ। तो अब इनके लैब पे आके सरकार गिर गई है जो ये मांगे जा रहे थे। अब इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये सरकार चलाने के लिए
हमारे को और लोगों की भी मदद चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने पहला ये पूछा कि आप आपके जो इमीडिएट नेबर हैं जिस पे आप इतने वो हैं, उनकी मदद के बिना और उनकी हेल्प के बिना, बिकॉज बांग्लादेश इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री, इट इज़ सराउंडेड बाय इंडिया फ्रॉम ऑल साइड्स। तो इंडिया की हेल्प के बिना probably the realization has come after a lot of Hindus, did protests in outside United Nations. They protested in Europe. They protested in other parts और of सर America. सबसे बड़ी बात, मतलब पहली बार ऐसी तस्वीरें, मुझे नहीं पता, शायद पहले सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन जितना पढ़ा है, जितना सुना है, जाना है जितना अनुभवी लोगों से, कि कभी ऐसा हिंदुओं ने जिस तरह से अपने संग हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए, प्रदर्शन किया भारी संख्या में, जहां वो अल्पसंख्यक हों, ये पहली बार हुआ है। तो ये ताकत कहाँ से मिली? ये ताकत इसलिए मिली कि दी सोशल मीडिया इज द मोस्ट कनेक्टिंग थिंग टुडे। टुडेज यंग जनरेशन, उनको भारत पे भरोसा है, भारत पे भरोसा है। ये जो स्टेप्स लिए हैं सीए के, एनआरसी के, बाकी उनसे उनको वह है कि शायद हम किसी दिन अगर हम पे ज़्यादा अत्याचार हों तो हम इधर जा सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम वांट टू स्टे देयर ओनली बिकॉज उनके घर वहीं हैं, उनके परिवार वहीं हैं, रोजी रोटी वहीं हैं, ज़मीनें वहीं हैं। बिल्कुल सही तो, बात है। कोई अपना घर छोड़ के छोड़ना नहीं चाहता, तो वो वहीं रहना चाहते हैं। बट वो चाहते हैं कि हम भी उसी माहौल में रहें जैसे लोग हमारे देश में रहते हैं। क्या बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है, गवर्नमेंट है इस वक्त, उसको इस बात का डर है कि अगर हिंदुओं पर ज़्यादा अत्याचार हुए तो भारत कोई कदम उठा सकता है? क्या भारत वाकई कुछ ऐसा करेगा, कर सकता है? क्योंकि आप अंदर की चीज़ें जानते हैं। नहीं, उसमें अभी तो हम सेवानिवृत्त हैं, तो आई वुड नॉट बी एबल टू, आई हैव नो मीन्स टू से कि क्या करेंगे। बट एज ए पर्सन हु अंडरस्टैंड्स जियोपॉलिटिक्स, जिसने ये चीज़ें पढ़ी हैं, मेरा ये है कि सबसे पहला और सबसे अच्छा कदम जो सरकार ने उठाया है, उन्होंने बॉर्डर सील कर दिए। तो उससे क्या है कि जो लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं इस मौके का फ़ायदा उठा के विद नॉट सो गुड इंटेंशन, बहुत लोग तो शरणार्थी हैं जो शरण लेने आते हैं, पर उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी मंशा अलग होती है। तो वो एक भारत ने रोक दिया है सारा कुछ, तो अभी स्ट्रिक्टली सारे बॉर्डर्स सील्ड हैं। दूसरा, भारत को ये डर है कि अब जो ताकतें जो इंसर्जेंसी फैला रही थी इस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली, जिनकी ट्रेनिंग एंड हब सेंटर एंड सपोर्ट सिस्टम यहाँ से पनपता था, जो कि हटा दिया गया था, वो ये दोबारा फ़न उठाना शुरू करेंगे। और तीसरा, भारत सब उससे जो ट्रेड एंड एक्सपोर्ट और जो भारत ने एड दी थी, वो किसी हद तक, जब तक ये सरकार अच्छे से काम नहीं करने लगती, जब से पूरी तरह से फॉर्मुलेट होके चलने नहीं लगती, क्योंकि आई फील इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मिस्टर यूनुस सिंगल हैंडेडली to run this government. He will need support of all the people who supported him to be the interim. And then, of course, after a few weeks or a months, they will announce a date for general elections. And in general elections, of course, the sentiments so go कि जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो पिछले 15 साल से सरकार में नहीं आ पाई, उसके प्रति रुझान जाएंगे। And then that is Bangladesh National Party, and they may form a government with help and aid of other. तब तस्वीर साफ होगी कि वाकई जो 2-4 लोग सड़क पर आए वो समर्थन में थे, या जो लोग नहीं आए, जो घरों के अंदर रहे, क्योंकि 13 करोड़ करीब आबादी है अगर बांग्लादेश की, तो उसमें जाहिर सी बात है कि 90% लोग तो बाहर नहीं आए, वो तो अपने घरों में रहे। ये 10% या उससे भी कम लोग होंगे जिन्होंने प्रदर्शन किया। सर, इस पूरे सिनारियो को, पहले हमारा पाकिस्तान तो हमेशा से अस्थिर है, भारत का पड़ोसी। बांग्लादेश के हालात हम देख रहे हैं। इससे पहले श्रीलंका में जो कुछ हुआ वो हमने देखा। हमारे पड़ोसी इतने अस्थिर हैं, इतनी इंस्टेबिलिटी है वहाँ पर, भारत के लिहाज से आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब भी एक घर बनाते हैं तो उसके लिए नींव बनाते हैं। नींव के साइड में बहुत मजबूत से मट्टी और वो सपोर्ट दी जाती है। ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इसमें जब बिल बनाने लगते हैं चूहे या कुछ, तो मिट्टी निकालना शुरू करें। उसका एक मेन कारण होता है जो इमारत है वो कमज़ोर होने के। तो अगर आप जोग्राफिकली देखें तो हमारे हर तरफ
एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे हाँ, अस्थिरता है। अस्थिरता है। तो ये एक भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आपकी नेबरहुड में कुछ अस्थिरता है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपके उस पर पड़ेगा ही, क्योंकि आप इंटरट्वाइंड हैं। और भारत इस इलाके में, इस रीजन में एज ए बिग ब्रदर देखा जाता है। एंड इसी का फ़ायदा जो नेबरिंग कंट्री की नॉन कोऑपरेटिव इंडियन पार्टीज़ हैं, वो करते हैं कि ये हाई हैंडेड हैं, ये ऐसा देश है जो कि मतलब हमारे को हमेशा दबाने के लिए। आप कोरोना का समय देखिए, आप ये देखिए कि जब श्रीलंका में कुछ वर्ष पहले उनकी इकॉनमी टोटली फेल हो गई हाँ, थी, हाँ। भारत ने बिना किसी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या किसी की मदद के बिना पूरी की सबसे पहले पूरी मदद एड, पहुंचाई। कुछ वर्ष बिल्कुल। पहले माले में पीने का पानी नहीं था। उनका डिसैलिनेशन प्लांट जो एक है, पूरे देश को पीने का पानी प्रोवाइड करता है, उस ऑपरेशन में हमने प्लान किया था। भारत ने कम से कम नहीं तो 20 के 25 जहाज पानी के भर के मालदीव्स भेजे उनके लोगों को बचाने के लिए। जब कोरोना आया 2020-21 में, तो भारत ने मुफ्त में अपने डॉक्टर्स, नर्सेज, दवाइयाँ, वैक्सीनेशन, मेडिसिन्स दवाइयाँ, ऑक्सीजन सारे नेबरिंग कंट्रीज़ को भेजी। तो हमारी जो वो है, जो स्थिति ऐसी है कि हम चाहते हैं कि हम अपने भाइयों का ऐसे ध्यान रखें जैसे अपने परिवार का रखें। लेकिन वो भाई अपने मानते नहीं हैं। बट भाइयों के परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बड़ा भाई मानने के लिए तैयार नहीं। वो तो पड़ोसी भी मानने के लिए तैयार नहीं, भाई ना माने, कम से कम ये माने बगल में रहते हैं, शांति से रहें। उनका तो टारगेट है। मुझे लगता है कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है, सब कुछ इसलिए है कि भारत जो इतना बिग प्लेयर है इस रीजन में, उसको टारगेट किया जाए, कहीं ना कहीं उसको कमजोर किया जाए। भारत जिस गति से बढ़ रहा है, भारत जिस गति से ग्रो कर रहा है, ये बहुत लोगों को शायद पसंद। अच्छा, मोदी जी ने एक बड़ा अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही थी इसमें, इंडिपेंडेंस डे के लाल किले से वो भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा था, जो बात आपने कही कि भारत बढ़ रहा है तो इससे बहुत लोगों को परेशानी होगी, लेकिन याद रखिए कि भारत जब बढ़ता है तो वो लोगों की मदद करता है। भारत से कभी किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं करता है जिससे किसी को नुकसान हो। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम वसुधैव कुटुंबकम के उससे काम करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो अगर आप नोट करें तो भारत में अभी G20 समिट हुई थी। सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जहां G20 समिट में एक कंसेंसस से रेजोल्यूशन पास हुआ। एक भारत और एक इंडोनेशिया। बाकी किसी भी डेवलप्ड कंट्री, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री में ये जो आपने बोला कि वासुदेव सबको साथ लेके चल के एक टेबल पे बिठा के 20 देशों की अलग अलग पॉइंट्स को एक मेल्टिंग पॉट में डाल के उसको पिघला के एक शेप दे के सबको मंजूर वाला एक आकृति बना के देने का जो क्रेडिट है वो हमारे देश को जाता है, हमारी लीडरशिप को जाता है। एंड दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है हमारा देश। एंड हम भारतीय गर्व से हमारे को अपनी छाती चौड़ी करके चलना चाहिए कि हमारे जो देश है इतना आज की डेट में हर उसमें स्थिर है कि जो हमारी नेबरहुड है, अगर ये सारे कदम ना उठाए होते तो शायद हम भी उसी बोट में होते जहाँ पे बेसिक्स के लिए, खाने के लिए, उसके लिए एक कॉमन आदमी को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। पेट्रोल का दाम आई थिंक 300-350 रुपए लीटर हो गया है पाकिस्तान में। आटा नहीं मिलता, पेट्रोल के दाम इतने महंगे, लाइट नहीं आती, गैस खत्म हो जाती, दवाइयाँ नहीं हैं, कितनी मुश्किल, मतलब बेसिक जो नेसेसिटीज हैं वो तक नहीं मिल पा रही हैं। करेक्ट। तो वी आर ब्लेस्ड टू बी इन दिस कंट्री। एंड एज आपने जैसे बोला, हमारा को कंसर्न होना चाहिए कि जो बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है उसकी छींटें हमारे देश तक ना आए, उसकी आइडियोलॉजी और उसकी थॉट हमारे देश में ना आए। ये मेरा मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो उस आइडियोलॉजी को मानते हैं, और जब ये सब कुछ हुआ तो जिस तरह से ट्वीट आए, कुछ चीज़ें कहीं गई, तो देख के लगा कि देश में कैसे कैसे लोग हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर देश को कुछ नुकसान हुआ तो हम कहाँ जाएंगे, देश है तभी तो हम हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी जानकारी दी, इतने विस्तार से, और ऐसी चीज़ों को बताया जो बहुत माइन्यूट है, जो शायद लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अर्चना जी।
और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन सुनना चाहते हैं, किस विषय पर सुनना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप सर से जानना चाहते हैं, हम सर के साथ एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे हम उस पर बात करें। इसके अलावा हम ऐसे ऐसे टॉपिक, आज हमने बांग्लादेश से शुरुआत की है, लेकिन ऐसे ऐसे टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे जो आपको कहीं और सुनने को, जानने को नहीं मिलेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयन भारत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार। नमस्कार।